कांग्रेस पार्टी सरप्राइजिंगली नंबर 3 पर है। मतलब मैं सरप्राइजिंगली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 शहरों में उनका मेयर बन सकता है, चंद्रपुर, लातूर और भिवंडी में। भिवंडी में उनको समाजवादी पार्टी को साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरे महाराष्ट्र की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीटें देखेंगे, तो वो उनको 324 सीटें मिली है, जो कि बीजेपी के तो बिल्कुल 25% मतलब बीजेपी को तो 1400 से ज़्यादा सीटें मिली है, या शिंदे सेना को 400 मिली है, लेकिन अभी भी अजीत पवार या की एनसीपी से भी बड़ी फोर्स जो है कांग्रेस पार्टी है। उद्धव ठाकरे से भी बड़ी फोर्स जो है कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जो बात आपने कही कि अब मुस्लिम पार्टियां भी जो है वो कांग्रेस की जगह ले रही है, और हमने देखा मुंबई में भी उनकी 24 सीटें हैं, लेकिन पिछली बार से 31 सीटों से उनकी कम हो गई जो सीटें हुई है, और वो सीटें कहीं ना कहीं एमआईएम के खाते में चली गई 8 सीटें। तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन, मतलब कांग्रेस के लिए इसको अच्छी खबर माना जाए कि भाई 3 शहरों में उसका मेयर बन रहा है, या वो सबसे बड़ी नॉन एनडीए पार्टी है महाराष्ट्र की, या ये जो एमआईएम का उभार है ये उसके लिए खतरे की घंटी। मतलब महाराष्ट्र के रिजल्ट्स को आप कांग्रेस के लिए कैसा पढ़ते हैं? मिलिंद, कांग्रेस के हमारे मित्रों को मेरी बात से थोड़ा सा दुख होगा शायद इस बात से, लेकिन मैं अच्छा नहीं रीड कर रहा हूं। अच्छा इसलिए नहीं रीड कर रहा हूं क्योंकि जिस पार्टी ने महाराष्ट्र में दशकों तक शासन किया, दशकों तक मतलब अभी 2015 तक तो सत्ता में ही रहे ना। आखिर जी। कोई बहुत पुरानी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लगातार उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे। हम्म। उस पार्टी को आज महाराष्ट्र के 6 बड़े रीजन हैं, उन 6 बड़े रीजन्स में से अब 2.5 रीजन में उनकी चुनौती रह गई है। 3.5 रीजन से वो गायब हो गए हैं। 2.5 रीजन से कहने का तात्पर्य विदर्भ में वो अभी भी बीजेपी के सामने मुख्य पोल बने हुए हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र में बने हुए हैं, और आधा मैं मान के चल रहा हूं मराठवाड़ा में बने हुए हैं। लेकिन मुंबई से वो साफ हो गए हैं, कोंकण से साफ हो गए हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र से साफ हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो शायद तो कांग्रेस अब शायद मनाएगी कि विदर्भ अलग राज्य बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम एक राज्य उनके लिए कहने के लिए होगा जहां वो बीजेपी के सामने डिफॉल्ट अपोजिशन रहेंगे, और कभी सत्ता में डिफॉल्ट में सत्ता में आने की सपना भी रख सकते हैं वो। लेकिन अगर आप कांग्रेस कहां थी 10 साल पहले और कहां पहुंच गई, अगर इस लिहाज से 10 साल में देखेंगे, तो ये कांग्रेस की गिरावट कोई ऐसी नहीं है जिसे उत्तर प्रदेश या बिहार में, जिसमें 30-40 साल में कांग्रेस धीमे धीमे करके गिरी, और पिछले 25 साल से तो हम देख ही नहीं रहे उन राज्यों में कांग्रेस को। ये तो 10 साल के अंदर की गिरावट है ना मिलिंद। ये तो आंख के सामने सामने ढहता हुआ किला हमने देखा। इससे मतलब 3 जगह उनके मेयर बन गए, गढ़ है, ठीक है, उनको उनकी इस बात की बधाई। लेकिन इससे वो संतोष लें शायद, मैं उसमें थोड़ा सा मुझे आपत्ति होगी, क्योंकि अगर आप उसमें भी संतोष लेने लगे कि हम इतने के अंदर बच गए, इतने के अंदर बच गए, तो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर अगर शरद पवार जी क्षेत्रीय दल बन के रह गए पश्चिमी महाराष्ट्र में, या उद्धव ठाकरे क्षेत्रीय दल बन के रह गए हैं मुंबई रीजन में, तो फिर कांग्रेस भी क्षेत्रीय दल ही बचा विदर्भ के क्षेत्र में। तो ये उसमें से दिलासा या सांत्वना लेने के बजाय कांग्रेस को मुझे लगता है कि एग्रेसिवली आना पड़ेगा, क्योंकि जिस और हम लोग ने 2 बार आधी अधूरी चर्चा कर ली मुस्लिम राजनीति की, मुझे लगता नहीं है कि उस वोट बैंक को अब वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल सकते हैं। उन्होंने मुस्लिम वोट्स ने अपने ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए हैं, और वो जहां मौका मिल रहा है वहां पे अपने ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन के ऊपर जाकर के वोट दे रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है। नहीं तो सबसे आखिर में यशवंत, देवेंद्र फडणवीस, आपने कहा कि भाई विदर्भ का अलग राज्य बन जाएगा तो कांग्रेस को शायद कुछ सांत्वना मिल जाए। लेकिन 10 साल पहले लोग ये कहते थे, 12 साल पहले, कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा देवेंद्र फडणवीस। सोचते थे कि विदर्भ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारे राज्य में वहां तो सरकार आ जाएगी, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का उभार आप कैसे देखते हैं? खास करके जो लगा था कि भाई 2014 मतलब में तो मुख्यमंत्री बने, 19 में मौका चूक गए, फिर जब सरकार बनी तो शिंदे बन गए, फिर लोकसभा में हार हो गई, तो ऐसा लगा कि भाई अब फडणवीस खत्म हो जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो वापसी की, और अब जो वापस म्युनिसिपल इलेक्शन में बड़ा साफ है। और इस बार कोई राष्ट्रीय नेता, यशवंत, बीजेपी के नेता आमतौर पे जाते थे लोकल इलेक्शन में भी रिपोर्ट मतलब प्रचार करने, जैसे मान लीजिए हैदराबाद में भी गए थे, लेकिन यहाँ इस बार मुंबई में कोई भी बाहर का नेता नहीं आया। फडणवीस ही चेहरा थे अगर आप प्रचार के लिहाज से देखेंगे तो।
ये लेकिन ये श्रेय आप क्या उनके भविष्य के लिए खास करके जो उनके मतलब बीजेपी के लोग बार-बार यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई वो भी दावेदार हो गए हैं अब नरेंद्र मोदी के बाद के जो सिनेरियो के लिए, हालाँकि अभी नहीं, उनमें कोई नहीं, नहीं, वैकेंसी नहीं। नहीं है। वो बीजेपी के उभरते हुए सितारे, देखिए महाराष्ट्र के वो सबसे बड़े नेता हो गए हैं निस्संदेह। देवेंद्र फडणवीस हैज अराइव्ड। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति की मिलिन जब बात होगी तो शरद पवार के बाद में देवेंद्र फडणवीस का नाम आएगा कि हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति चलाने वाले शरद पवार थे, अब देवेंद्र फडणवीस। निस्संदेह इस बात का पूरा क्रेडिट है और वो भाजपा की अगली पीढ़ी के सबसे कद्दावर नेताओं में अब शामिल। और देवेंद्र फडणवीस से अगर किसी को सीख लेनी है तो राजनीति में धैर्य की दरकार कितनी होती मिलिंद, ये लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद अनुशासन के तहत स्वीकार किया शिंदे के नीचे, वो अपने आप में उनको एक तरह की वो एफडी ऐसी थी जो दोगुना तिगुना उनको सूद दे के गई है। इस समय लोगों ने उनको इस तरीके से देखा कि ये आदमी सत्ता के पीछे पागलों की तरह नहीं भागा कि भाई पार्टी तोड़े ये तोड़े उस तरह, वो अलग राजनीति है पूरी। लेकिन बावजूद उसके कि वो डेप्यूटी सीएम पार्टी के कहने पे बना रहा, इसलिए पार्टी के बड़े होने के बाद में सीएम बनने पर उसका स्वाभाविक हक है। ये बात अंडरलाइन हो गई आम मतदाता के बीच में। उस लिहाज से ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस की व्यक्तिगत जीत है। देवेंद्र फडणवीस अब बीजेपी के अगली जनरेशन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में शामिल हो गए हैं। लेकिन बावजूद उसके मैं एक चीज बहुत साफ कहूं कि अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगली पंक्ति में अमित शाह के आसपास कोई भी दूर दूर तक है उस पूरी रेस में। हाँ, उसके बाद वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में या उस बाद जो लीडरशिप की लाइन है उसमें योगी आदित्यनाथ हुए, देवेंद्र फडणवीस हुए, चाहे हिमांता बिस्व शर्मा हुए, तो बीजेपी के जो स्टार हैं बड़े बड़े, उन स्टार्स में देवेंद्र फडणवीस का नाम शुमार हो गया है। और वो युवा हैं, अभी बहुत कम आयु है उनकी, कम से कम 20-25 साल की राजनीति पूरी लंबी शेष है। ईश्वर उनको भी दीर्घायु करे, हर एक को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का हक है और वो डिजर्व करते हैं आगे की राजनीति में लंबी रेस के घोड़े में बन के जाने में। और उनके महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में लगातार जीतने या जीतने का मादा रखने की बात जो है उनको शिवराज सिंह चौहान या फॉर दैट मैटर गुजरात या बाकी किसी ऐसे राज्य से अलग करती है जो कि भाजपा के गढ़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसे राज्य को भाजपा का गढ़ बनाया है जो भाजपा की लिस्ट में गढ़ की कहीं दूर दूर तक उसमें नहीं था। भाजपा शिवसेना की जूनियर पार्टी थी। आज स्थिति देवेंद्र फडणवीस ने यह कर दी है कि जो भी उनके खिलाफ भी लड़ रहा है वो भी उनके साथ में ही है। आखिर तो शरद पवार प्रॉक्सी तरीके से सरकार में ही है ना, जी। अलग कहां है। तो ये जो मास्टरमाइंड गेमिंग की है, ये अद्भुत की है।